सो हेलो एंड वेलकम गाइस एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस 20 मिनट की सीरीज में। पॉलिटिकल साइंस में हमने वर्ड वाली बुक जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं। इस 20 मिनट की सीरीज में आप चैप्टर का पूरा एनालाइज देखेंगे। सेकंड बुक जो इंडिया से रिलेटेड है उसका ये पहला चैप्टर है और आप सभी लोगों को पहले ही इस चैप्टर के रिगार्डिंग में एक्सप्लेन सीरीज अपलोड है। 20 मिनट सीरीज में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा चैप्टर में मेन क्या है। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर इन सब के साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है चैनल के रिगार्डिंग में। पूरे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक बताया गया है वो बताया गया कि 1947 के टाइम पीरियड पे लार्ज वायलेशन और चैलेंजेस जो हुए थे वो कौन से थे और उसके बाद हमने प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से भारत के अंदर जोड़ा और उसके बाद हमने अपने पूरे भारत के अंदर भाषा के आधार पर बाउंड्रीज को क्रिएट करना चालू करा। मेन टॉपिक इस पूरे चैप्टर में यही है। और उसके बाद जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से सारे रियासतों को एक साथ जोड़ने में क्या अहम भूमिका निभाई है उसके बारे में बताया गया। तो अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपके क्या कहते हैं एक नेहरू जी के भाषण से स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। उसका मतलब है नीति के साथ संयोग होना या नीति के साथ प्रयास होना या नीति के साथ मिलन होना। रात को क्या कहते हैं मिडनाइट का हम बोलते हैं इसको, मतलब अर्धरात्रि का सूर्योदय। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और उसके बाद हमारी शुरुआत ये होती है कि हमने कहा कि अपना भारत हम आज़ाद कर रहे हैं तो सबसे पुअर और डिसएडवांटेजेस क्लासेस जो होती है उसको मद्देनजर रखते हुए देश का संविधान बनाया जाएगा। और क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर ने इस देश को डेमोक्रेटेड रखा है तो हम लोग भी इसको डेमोक्रेटेड ही रखेंगे। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और भारत के सामने उस टाइम पीरियड में 1947 के टाइम पीरियड में तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 नेशनल बिल्डिंग की, एस्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद डेवलपमेंट करना है लेकिन पूरे के पूरे एंटायर सोसाइटी का। नेशन बिल्डिंग की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर हम बात कर सकते हैं हमारे भारत में डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि सभी लोगों को एक साथ जोड़ के नेशन को खड़ा करना है, वो बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना अपने आप में ही चैलेंज है क्योंकि नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी को एक सही तरीके से संसदीय प्रणाली के तहत वोट का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारी चीजें देना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की स्थापना करने जैसा बहुत बड़ी समस्याओं में से एक था। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था लोकतंत्र की स्थापना करने में कि संविधान के अनुसार सभी लोगों को कहा गया जाए कि हर चीज डेमोक्रेसी के हिसाब से ही होनी चाहिए, जिसमें कन्या से लेकर कुमारी तक और उसके बाद अटक से लेकर कटक तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और आगरा से लेकर अगरतला तक जितने भी लोग रहते हैं वो हमेशा डेमोक्रेट काम करेंगे। और यहाँ पे पटवारी हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या एक प्यून हो, उन सभी को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था। उसके बाद समाज में अमीर वर्ग, गरीब वर्ग दोनों ही टाइप के लोग हुआ करते थे। तो कुछ भी ऐसा बनाना है जिसमें समाज में, सोसाइटी में सभी के विकास की बात हो रही हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी बेसिक पॉलिसीज बनानी है जो लोगों के वेलफेयर, उनके गोल्स के, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करती हो। ये तीन चैलेंजेस थे। इसके लिए नेहरू जी की अलग स्टेटमेंट, उसके बाद क्या कहते हैं जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना उसकी अलग स्टेटमेंट, वो अलग है, वो नहीं पढ़ना हमें। अब यहाँ पे पार्टीशन में ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया ब्रिटिशर से कि जिस भारत को आप आज़ाद कर रहे हो उसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान रहते हैं, इसलिए टू नेशन थ्योरी सामने आई। इस टू नेशन थ्योरी का मतलब था कि अलग से सेपरेट कंट्री की डिमांड करना जो मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। कांग्रेस इसके खिलाफ था, बहुत सारे लीडर इसके खिलाफ थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान ली गई और यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है, दो पाकिस्तान हम आपको दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पे विभाजन होता है पूरे भारत का। और विभाजन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का नहीं होता है, उसके सामने हमारे सामने आती बहुत सारी दिक्कतें कि भारत और पाकिस्तान को अगर अलग किया जाएगा तो किस हिसाब से किया जाएगा। तो नंबर बोला गया नंबर 1 कि जहां पे हम देखेंगे धर्म में जहां पे जनसंख्या मुसलमानों की ज्यादा है वहां पे क्या कहते हैं हम उसको पाकिस्तान बना देंगे, और जहां हिंदुओं की मतलब जहां पे शेष हिस्सा होगा वो पाकिस्तान इंडिया होगा। तो इस हिसाब से आप देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कलकत्ता और अमृतसर, इधर के जो कलकत्ता, अमृतसर, बंगाल, इधर के जो इलाके थे सबसे ज्यादा कम्युनल जोन बन गए थे भारत की आजादी के टाइम पीरियड पे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सभी मुस्लिम लोग जो है नहीं जुड़ना चाहते थे पाकिस्तान में, जिसमें से हमारे जीते जागते एग्जाम्पल खान अब्दुल गफ्फार खान, ये नहीं जुड़ना चाहते थे। नेफा वाला इलाका जो भारत में ही रहना चाहता था, बट क्योंकि मुस्लिम बहुदल इलाका था, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वहां पे रहते थे, इसलिए उनको इसका पार्ट बना दिया गया। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि क्या कहते हैं ये वाला पार्ट कि उस टाइम पीरियड पे टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविजन उस समय बंगाल और क्या कहते हैं आपका बंगाल और पंजाब था, इसलिए इसको बांट दिया गया। पंजाब के हिस्से को तोड़ के थोड़ा पंजाब उनको दिया गया, कुछ पंजाब अपने पास रखा गया। बंगाल पूरा था और इसको बांग्लादेश अलग कर दिया गया बाद में जाके, लेकिन फिर पूरा का पूरा बंगाल। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग थे तो 1971 के अंदर हमने ये वाला हिस्सा आज़ाद कराया था, अगर आपको याद हो। तो इस तरीके से दो पार्ट बनते हैं। और फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है
माइनॉरिटीज लोगों के लिए, कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप होता है ना वो कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा या इंडिया में जाएगा, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पीरियड में लाखों हिंदू और मुस्लिम का कत्लेआम हो रहा था, पर जो पारसी थे, सिख थे, बुद्धिज्म वाले लोग थे, जैरोस्ट्रिज्म वाले लोग थे, उन लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। इसलिए उस टाइम पे हमने चैलेंजेस ऑफ क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस, अगर पार्टीशन हो गया था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। पार्टीशन में कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1, सभी लोगों को पता है कि यार ये जो पार्टीशन हुआ है, इतनी सारी आबादी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रही है, तो ऑफ कोर्स दिस इज अनप्लान्ड पार्टीशन। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लाखों लोगों को ट्रांसफर होना पड़ा, 80 लाख लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ा, और बहुत सारी हत्याएं हुई, और बहुत सारे उस टाइम पीरियड के अंदर कम्युनल जोन बन गए, जैसे स्पेशल मैंने बता दिया। इसके ऊपर लिखने के लिए हमारे सादात हुसैन मंटो, इन्होंने बहुत कुछ लिखा था, पाकिस्तान के अंदर ही रहना पड़ा था। दूसरा, शरणार्थियों को शिविरों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, शिविर में रहना पड़ा, बहुत सारी वुमेन्स का रेप करा गया, जबरदस्ती शादी करवाई गई, बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ा, और फोर्सफुली शादी करवा के धर्म भी बदलवाया गया। तो ये सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ऑनर किलिंग, मतलब ऑनर किलिंग के अंदर हमने ये भी देखा कि लोगों ने जानबूझ के अपनी बेटियों को मार दिया ताकि उनके रेप ना हो सके, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की थी, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो रहा है तो सारी चीज़ों का पार्टीशन होना जरूरी था, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री के लिए हो। तो दोनों देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, और इसके बारे में हर किसी स्टोरी राइटर्स ने, फिल्म मेकर ने, कवि ने अपनी कहानियों के अंदर, अपनी पोएम्स के अंदर दिखाने की कोशिश करी है। तो ये उस टाइम पीरियड पे गांधी जी कलकत्ता के अंदर थे, उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम थी। फिर था इंटीग्रेटेड ऑफ प्रिंसली स्टेट, कहा गया कि 565 रियासतों को एक साथ जोड़ना जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो आज़ादी दी थी वो तो अपने इलाकों को आज़ादी दी थी, और उसमें से कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो अंग्रेजों के अंडर में थे, अंग्रेजों की मानते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, लेकिन इनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी। तो कहने का मतलब आज़ादी जो मिल रही थी वो उस प्रोविजंस को मिल रही थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। तो ब्रिटिशर्स के अंडर में रेड वाले हिस्से आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो येलो वाले हिस्से थे वो प्रिंसली स्टेट के अंडर में आते थे। इन प्रिंसली स्टेट को मनाना, एक साथ जोड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो प्रिंसली स्टेट एक दो होते तो मना लेते। तो इसीलिए सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम यही थी कि अंग्रेजों ने इन लोगों को ये बोल दिया, इन लोगों को ये बोल दिया कि 565 रियासतों को कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं क्योंकि आप तो फ्री हैं, या तो आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट भी बना सकते हैं। तो सोचिए पूरा का पूरा भारत जो है वो आजाद होता, पूरा का पूरा भारत आजाद होता, और यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट अपना खुद का देश बना लेती, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती। दैट इज वाई यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन जिन्हें आप बोलते हैं क्या, जिन्हें आप बोलते हैं आपके क्या कहते हैं, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने लोगों को जोड़ने में बहुत बड़ी मदद करी। 565 रियासतों में कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर भी दिया था। त्रावणकोर के राजा, हैदराबाद के राजा ने भी बोल दिया था कि हम अपने आप को सेल्फ कर रहे हैं, कि हम लोग क्या कहते हैं अपना खुद का देश बनाएंगे। तो ये हमारे देश के लिए खतरा था, इसलिए हमने डेमोक्रेटिक मैनर के हिसाब से हमने इन लोगों को अपने भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश करी। इसके लिए भारतीय संविधान, भारतीय लोगों ने, भारतीय जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने कहा कि हो क्या सकता है। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सभी लोगों को बाय हुक और बाय क्रुक इनको जोड़ने की कोशिश करी, और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को कहा गया कि आप सभी लोग भारत का हिस्सा बनेंगे, सभी लोगों को क्या कहते हैं भारत की इंटीग्रिटी का सम्मान करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी का सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए उस समय भारतीय रियासतों के हिसाब से सरकार की 3 विचारधाराएं हमारे सामने ही आई थी, और सरदार वल्लभ भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जिन्होंने सबसे बड़ा ये काम करा। इसमें एक राजा थे, और 565 रियासतों में जितने भी राजा मानते चले गए उन लोगों के साथ हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाते रहे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा एक्सेशन था जिसमें सभी राजाओं को कहा गया साइन करते रहो, जो विलय होता रहा। लेकिन कुछ राजा थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इन लोगों ने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा तो इसके लिए हम किसी को मना भी नहीं कर सकते थे। सोचने के बाद क्या कहते हैं यहाँ पे ये लोग नहीं जुड़ पाए। हैदराबाद की कहानी कुछ ऐसी थी कि ये उस टाइम पीरियड पे हैदराबाद जो था तेलंगाना, कर्नाटका और साथ में क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे, हैदराबाद के कुछ ऐसे इलाके थे जो उस इलाके में ये हैदराबाद रीजन हुआ करता था। अब इस राजा को जोड़ना हमारे लिए जरूरी था, इसीलिए यहाँ पे उस्मान अली खान, जिन्हें हम निजाम भी बोलते हैं, रिचेस्ट व्यक्तियों में से एक थे ये, और उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं बोला कि भाई क्या कहते हैं मैं अपना जो राजा हूं, मैं अपना पूरा का पूरा हैदराबाद रखूंगा। तो इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई, क्योंकि मुसलमान था और हिंदुओं के ऊपर राज करता था। सो दैट इज वाई यहाँ पे निजाम ने कहा मुझे सोचने का टाइम दीजिए। स्टैंड स्टिल पॉलिसी के तहत 1 साल का समय लिया। 1 साल के समय के बाद इन्होंने अपना खुद का क्रिएशन की बात करी कि हम हैदराबाद खुद अपना बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हुई कि भाई अगर वो खुद का स्टेट बना लेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। सो दैट इज वाई हम लोगों ने उस्मान अली खान के ऊपर कोई ना कोई बहाना देखा, और जिसमें वो था किसानों के ऊपर होने वाली बर्बरता। और किसान, तेलंगाना के किसान
उस्मान अली खान के साथ सामने क्या कहते हैं गिड़गिड़ा रहे थे कि उन पे इतना टैक्स क्यों लिया जाता है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होना क्योंकि यहाँ पे वो हिंदू होती थी, और ये बहाना हमें मिल गया। और उसके बाद हमने क्या कहते हैं वहाँ के रजाकार जो थे, जो हैदराबाद की खुद की आर्मी थी, उनके साथ क्या कहते हैं हम लोगों ने अपनी फाइट करनी स्टार्ट करी। और यहाँ पे फिर स्टार्ट होता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है आप देख सकते हो 5 दिन तक चलता है। देन फाइनली ऑपरेशन पोलो में जो निज़ाम की सरकार थी वो सरेंडर करती है, और सरेंडर करने के बाद निज़ाम जो है वो भारत का पार्ट बन जाते हैं। मणिपुर की कहानी ऐसी थी कि मणिपुर के अंदर एक राजा थे, मणिपुर कोने का स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। मणिपुर की कहानी सिंपल सी ये थी कि मणिपुर के राजा कह रहे थे कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो आप इलेक्शन लड़वा लीजिए, और पहला ऐसा मणिपुर स्टेट है जहाँ पे आज़ादी से पहले यहाँ पे इलेक्शन हो गया था। और मणिपुर क्योंकि कोने का स्टेट है वो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें इसे जोड़ना जरूरी था। इसलिए हमने क्या कहते हैं मणिपुर के राजा से जबरदस्ती इस पर साइन करवाए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, और यहाँ पे क्या कहते हैं बोध चंद को साइन करने पड़ गए। ये एक तरीके का प्रेशर बोल सकता हूँ कि मोनार्की सिस्टम देश में नहीं चल सकता, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी अपना रहे, सो दैट इज वाई कुछ ऐसा कार्टून जाके पेपर के अंदर आ सकता है। मेरी कार्टून वाली सीरीज को आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा। कार्टून वाली सीरीज में मैंने सारे कार्टून एक्सप्लेन करे हुए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। कांग्रेस क्या कहते हैं बहुत सारी कांग्रेस ने बोला कि ये गलत तरीका है कि किसी की फ्रीडम को, किसी भी आज़ादी को आप ऐसे छीन सकते हैं। तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर ने इस समर्थन का क्या कहते हैं विरोध भी करा। वो लोगों को कहा कि हमें समर्थन नहीं देंगे, ये चीज़ गलत है। लेकिन क्योंकि आज़ादी की बात थी, इंटीग्रिटी की बात थी, इसलिए हमने सितंबर 1949 में कैसे ना कैसे करके मणिपुर के राजा को विलय करा लिया। कश्मीर के बारे में इस बुक में मेंशन नहीं है, जूनागढ़ के बारे में इस बुक के मेंशन नहीं है, तो इसीलिए आपको नहीं पूछा जा सकता। कश्मीर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। फिर बात करते हैं कि हमारे भारत में स्टेट इलेक्शन कमीशन की मांग करी गई। कहा गया कि राज्य अब पूरे के पूरे भारत के में अंदर आ चुके हैं, अब सीमाओं के हिसाब से क्या करें कि कौन सा स्टेट बनाया जाएगा। इसके लिए इंडिया के अंदर एक लिंग्विस्टिक बेस की बात करी गई, और यहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी मुहिम कि किस तरीके से नए रियासतों को कन्वर्ट करके नए स्टेट का निर्माण करा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के लोगों ने अलग चीज़ दी, और उसके बाद क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग दिया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या कहते हैं एक सेपरेट नेशन की मांग जो हुई वो स्टार्ट हो गई विशाल आंध्रा मूवमेंट से। विशाल आंध्रा मूवमेंट में पोट्टी श्री रामुलु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 56 दिन का फास्ट करा, और 56 दिन के फास्ट के बाद फाइनली इन्होंने भाषा के आधार पर एक नया राज्य की मांग करी, और वो थी क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश की। तो इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए बहुत सारी आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव ने इस्तीफा दे दिया वगैरह वगैरह। इसलिए 1952 के अंदर यहाँ पे पहला ऐसा स्टेट बना जो विशाल आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश था। 1953 के अंदर एक रिकमेंडेशन पास करी गई और कहा गया कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं फजल अली कमीशन यानी कि फजल अली के द्वारा इसको चलाया जाएगा। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मेन मकसद था कि भाषा के आधार पर स्टेट्स का क्रिएशन करना। तो इसीलिए इन लोगों ने 1956 के अंदर रिकमेंडेशन पास करी, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इन लोगों ने बनाया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अलग अलग डिवीजन देंगे, अलग अलग डाइवर्सिटी के हिसाब से भाषा को बनाया जाएगा। देन फाइनली आज तक हमारे भारत देश के अंदर भाषा के आधार पर नए राज्य बनते जा रहे हैं। 1965 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, 1956 के अंदर क्या कहते हैं हमने रिकमेंडेशन दे दी थी, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। लेकिन उसके बाद 60, 63, 62, 72, 85, 89 और लास्ट 2014 के अंदर तेलंगाना भी जो था वो एक नया स्टेट बना। हाल फिलहाल में करंट डेटा हमारे पास ये है कि दादर और नागर हवेली भी एक हो चुका है। तो इसलिए हमारे पास अब टोटल जो है 28 स्टेट हो चुके हैं, और 6 केंद्र शासित प्रदेश 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अभी नया जो है जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे क्या कहते हैं जो लद्दाख है वो नया बना है। ठीक है, सो गाइज इसके अंदर इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिगार्डिंग में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि उनका किस तरीके से उनकी लाइफ का रोल रहा था पूरे के पूरे भारत को इंटीग्रेट करने के लिए और 565 रियासतों को एक साथ मिलाने के लिए इनका क्या रोल रहा था, वो चीज़ मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसे जाके ज़रूर वॉच करिए। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जब तक ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।